वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज का नया टॉपिक है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं। इसके अंतर्गत हम कमीशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थात आयोग। और आयोग को अनेक लोक सेवा आयोगों द्वारा, भले ही एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो और अदर लोक सेवा आयोग, उनके द्वारा इससे संबंधित में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम आयोग की श्रृंखला में अपना पहला टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले वर्ष जनवरी 2020 में एमपीपीएससी द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उसी के अंतर्गत लॉ वाला से चैप्टर हटा के यहाँ पर यूनिट 10 में एमपीपीएससी ने एक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं को जोड़ा है, जो कि राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक दोनों प्रकार की संवैधानिक और सांविधिक निकाय हैं। इन्हीं के अंतर्गत आज हम निर्वाचन आयोग को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है, कैसा है, किस किस प्रकार से ये चुनाव करवाता है, कौन कौन से चुनाव करवाता है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में और किस भाग में है, क्या इसके कार्य हैं। आइए देखते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त और संवैधानिक है जो केंद्र और राज्य के चुनावों का संचालन करता है। अर्थात यहां पर दिया गया है कि स्वायत्त संवैधानिक संस्था, इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कि स्वायत्त संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है। स्वायत्त संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि ये एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो कि किसी के अधीन ना रहकर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। इस पर किसी का दबाव नहीं होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अब देखते हैं संवैधानिक संस्था क्या होता है। तो किसी भी आयोग में यह देखना होता है कि वो आयोग जो है उसका गठन कैसे हुआ है, वह गठित कैसे हुआ है। यदि उसके गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित है तो वह सांविधिक निकाय होगा, और यदि उसके गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है तो वह गैर संवैधानिक निकाय होगा। अब देखते हैं विधिक निकाय क्या होगा। तो अगर किसी कानून के माध्यम से इसका गठन हुआ है, किसी आयोग का गठन हुआ है, तो वह विधिक निकाय होगा। और अगर संसद के प्रस्तावों के आधार पर उसका गठन हुआ है तो वह गैर संविधिक निकाय होगा। ध्यान देना दोस्तों, आप इन चारों बातों को ध्यान से पढ़ना जो अभी मैंने आपको बताई हैं। इनसे आपको अनेक प्रश्नों को देखने में या उनको छांटने में बहुत ही आसानी होगी कि गैर संवैधानिक निकाय क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, विधिक निकाय क्या है, गैर सांविधिक निकाय क्या है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन से चुनावों का संचालन किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि चुनावों का संचालन किया जाता है। अब यह एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग। तो इसका प्रावधान या इसका वर्णन संविधान में दिया गया होगा। वह कहां दिया गया है, आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्य के सभी निर्वाचित पदों के लिए चुनाव का आयोजन और उनके चुनाव संबंधी कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर बार बार संवैधानिक संस्था शब्द आ रहा है। तो आयोग द्वारा यह प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है या कैसी संस्था है। विधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, गैर संवैधानिक है, या फिर संवैधानिक निकाय है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा संवैधानिक निकाय। आगे देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका गठन और इसके गठन संबंधी प्रावधान और
किस प्रकार इसका गठन होगा, ये प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना तथा उससे संबंधित अन्य प्रावधान वर्णित हैं। दोस्तों कहां पर वर्णित है? भाग 15 में। कौन से भाग? भारतीय संविधान के भाग 15 में। इससे संबंधित इसके स्थापना के तथा अन्य प्रावधान वर्णित हैं। किस प्रकार इसकी स्थापना होगी, कितने सदस्य होंगे, क्या इसकी संरचना होगी, तो ये सभी कहां पर वर्णित हैं? भारतीय संविधान के भाग 15 में। ध्यान से पढ़ना। अब पढ़ते हैं स्थापना के बारे में कि आयोग की स्थापना कब हुई, किस प्रकार हुई। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार की गई, जबकि चुनाव संबंधी प्रावधान संविधान को अंगीकृत करने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। एक एक लाइन में एक एक फैक्ट छुपा हुआ है, एक एक प्रश्न छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। और अपने अगले वीडियो में जो अगला पार्ट होगा इसी आयोग का, उसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी देंगे जो आपको इसी वीडियो में से देखकर और पढ़कर समझकर सॉल्व करने होंगे, जो कि पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें ऐड किया है। आइए देखते हैं। तो उससे पहले पढ़ते हैं कि इसमें 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को तो संविधान लागू हुआ था। तो उसी दिन क्या हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को ही चुनाव संबंधी प्रावधान इसमें लागू कर दिए गए। किसमें? संविधान में। लेकिन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। किसके अनुसार हुई? संविधान के अनुसार। जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं कि यदि किसी भी आयोग या निकाय की स्थापना संविधान के अनुसार होती है तो उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। आगे देखते हैं कि आयोग की संरचना क्या है, निर्वाचन आयोग की क्या संरचना होगी, कितने सदस्य होंगे, कितने मुख्य आयुक्त होंगे और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर इसको बदला भी गया है, इसकी संरचना को। तो देखते हैं। तो दोस्तों, मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। जब मूल संविधान अर्थात जब संविधान बना था जो और उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया, तभी इसमें एक चुनाव आयुक्त यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। परंतु 1989 में निर्वाचन आयोग संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन करके इसे बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। इसमें समय समय पर चेंजेस होते आए हैं, संशोधन होता रहा है। तो इसी को हम देखते हैं कि फिर अब इसको बहुसदस्यीय बनाया गया कब? 1989 को। इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने इसे त्रिसदस्यीय बना दिया। पहले इसे बहुसदस्यीय बनाया गया, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति ने इसे क्या कितने सदस्य का बना दिया? त्रिसदस्यीय, अर्थात 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? फिर से कुछ जरूरत पड़ी तो संशोधन को बाद में पलट दिया गया और निर्वाचन आयोग पुनः एक सदस्य वाला हो गया जैसे कि पहले था। फिर उसके बाद फिर से एक चेंज आया इसमें। 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा इसे पुनः बहुसदस्यीय बना दिया गया और तब से आयोग में एक मुख्य आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि चुनाव आयोग जो ये निर्वाचन आयोग है भारत का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसका हेडक्वार्टर या इसका सचिवालय कहां पर है? तो इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जितने भी राष्ट्रीय राष्ट्रीय और भारतीय आयोग हैं, संस्थाएं हैं, जो निकाय हैं, उनके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्थित हैं। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग का भी सचिवालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। अब देखते हैं कि निर्वाचन अधिकारी क्या होता है।
तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक आईएएस रैंक का अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? ये एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह इसका काम क्या होता है दोस्तों? तो यह राज्य स्तर पर चुनावों के संचालन में निर्वाचन आयोग की मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखते हैं कि मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्त कितने वर्ष का कार्यकाल धारण करते हैं, कब तक ये पदभार धारण करते हैं, और इनकी वेतन भत्ते किसके समान होते हैं, किस प्रकार होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो तक पद धारण करके रख सकते हैं। और मुख्य चुनाव और अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते भारत के उच्चतम न्यायालय, ध्यान देना दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं, तथा इनका दर्जा भी उन्हीं के समकक्ष होता है। अब देखते हैं कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो यहां पर देखें तो हमको पता चलता है कि देश के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे, अर्थात फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो श्री सुकुमार सेन थे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण किया है। अब देखते हैं ये कब तक रहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद को मुख्य चुनाव आयुक्त को, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जैसे कि सुशील चंद्रा या फिर और कोई, तो इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकेगा। ध्यान देना दोस्तों, यदि उसके विरुद्ध कोई कदाचार या भ्रष्टाचार साबित होता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकेगा। और असमर्थता अर्थात वह कार्य करने की स्थिति में ना हो या वह उस कार्य को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करने लायक ना हो तो उसको उसके पद से हटाया जा सकेगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उसी के समान होगी जो संविधान में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए वर्णित है। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर इनको हटाने की प्रक्रिया उसी के समान होगी। किसके समान? न्यायाधीश। कौन से न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया वर्णित है संविधान में, उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जा सकेगा, क्योंकि इनका दर्जा भी उन्हीं के समकक्ष है। तो आयोग की संरचना होती है समाप्त। और हम अगले वीडियो में अपने देखेंगे कि किस प्रकार चुनाव आयोग अपने कार्यों को करता है, क्या इसके कार्य हैं, इसका महत्व क्या है, और इसमें इसके लिए चुनौतियां क्या है महत्वपूर्ण, और अपने जो आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम अपने अगले वीडियो में ऐड करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।